हेलो क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे पी ब्लॉक के तत्व के बारे में, जिसमें हमने अंतरा हैलोजन के बारे में पढ़ा था, है ना। अंतरा हैलोजन क्या होता है, अंतरा हैलोजन के प्रकार के बारे में देखा था, और अंतरा हैलोजन के जो प्रकार थे उनमें स्ट्रक्चर को भी देखा था। जैसे कि XX-3 प्रकार के हैलोजन, अंतरा हैलोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमने देखा था कि उसका आकार जो होता है T आकार का होता है। XX-4 जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वर्ग पिरामिड होता है ना। तो इस प्रकार से अंतरा हैलोजन के बारे में हमने पढ़ा था, और जो लोग नहीं पढ़े हैं लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे छद्म हैलोजन को। ठीक, छद्म हैलोजन क्या होता है इसको देखते हैं। कुछ एक ऋणावेशित आयन जो दो ऋण विद्युतीय परमाणु से बने होते हैं, हैलाइड आयनों के समान गुण रखते हैं, इन्हें छद्म हैलोजन कहते हैं। देखो, छद्म हैलोजन है CN2 SCN2 OCN2। ठीक, ये है आपका छद्म हैलोजन। अगर छद्म हैलाइड की बात करें तो क्या होता है, छद्म हैलोजन जो है आपका छद्म हैलाइड से ही बना हुआ है। ठीक, छद्म हैलोजन छद्म हैलाइड से ही बना हुआ है। इसमें क्या बोला गया है, जो आपका इसमें क्या बोला गया है, ऋणावेशित आयन, ये ऋणावेशित आयन जो दो ऋण विद्युतीय परमाणु से मिलकर बना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों ही ऋण विद्युतीय परमाणु है ना। कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, साइनाइड भी है। दोनों ही क्या है आपका ऋण विद्युतीय परमाणु है। यहाँ पे देखें साइनाइड को, तो ऑक्सीजन भी आपका ऋण विद्युतीय परमाणु है, और ये जो साइनाइड है वो भी आपका क्या है, ऋण विद्युतीय परमाणु है। तो इस प्रकार जो आपका छद्म हैलोजन होता है, दो ऋण विद्युतीय परमाणु के मिलने से बनता है ना। दो ऋण विद्युतीय परमाणु के मिलने से क्या बना है आपका, ये छद्म हैलोजन बना है। तो छद्म हैलोजन क्या होता है, कुछ एक ऋणावेशित आयन जो दो ऋण विद्युतीय परमाणु के मिलने से बनता है। ठीक, जो ये होता है आपका छद्म हैलोजन, वो छद्म हैलाइड के समान गुण रखते हैं, या फिर यूँ कहे कि जो छद्म हैलोजन है वो हैलाइड मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के समान ही गुण रखते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया छद्म हैलोजन। अब आगे देखते हैं हैलोजन के ऑक्सी अम्ल को। ठीक, तो अगर हैलोजन के ऑक्सी अम्ल की बात करें तो इसमें उन हैलोजन के बारे में देखेंगे जो आपके उन ऑक्सी अम्ल के बारे में देखेंगे जो किन में होता है, हैलोजन में। देखो, हैलोजन के ऑक्सी अम्ल, हैलोजन कौन कौन से है आपका, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना। ये सभी क्या है आपके हैलोजन ग्रुप हैं। तो इनके जो ऑक्सी अम्ल होंगे वही तो आपके हैलोजन के ऑक्सी अम्ल कहलाएंगे ना। तो चलिए देखते हैं हैलोजन के ऑक्सी अम्ल को। देखो, तो यहाँ पे अगर बात करें ऑक्सी अम्लों की, वो भी हैलोजन के ऑक्सी अम्लों की, तो जो फ्लोरीन होता है वो एक ही प्रकार का ऑक्सी अम्ल बनाता है। इसके अलावा जितने भी आपके हैलोजन ग्रुप है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक से अधिक हैलोजन ऑक्सी अम्ल बनाते हैं, लेकिन जो आपका फ्लोरीन है वो एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके हैलोजन के ऑक्सी अम्लों को लिखा गया है। ये है आपका फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन के ऑक्सी अम्ल की बात करें तो वो है हाइपोफ्लोरस, ये फ्लो है ना, हाइपोफ्लोरस अम्ल। हैलोजन के ऑक्सी अम्ल की देखें तो हमें, अगर हैलोजन के ऑक्सी अम्ल के बारे में देखते हैं तो हमें प्रत्येक हैलाइड ग्रुप हैं उनके ऑक्सी अम्ल के बारे में पता करना होता है। तो आपको जो फ्लोरीन है उनके ऑक्सी अम्ल है हाइपोफ्लोरस अम्ल। ठीक है, क्या है, हाइपोफ्लोरस अम्ल, HOF, ये है हाइपोफ्लोरस अम्ल। उसके बाद क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल को देखें तो हाइपोक्लोरस अम्ल, इनका क्या है, हाइपोक्लोरस अम्ल, HOCl। उसके बाद ब्रोमीन का क्या होता है, हाइपोब्रोमस अम्ल, मतलब HOBr। ठीक, हम लोग सब ऐसे करके देख रहे हैं, मतलब जैसे कि फ्लोरीन का
ऑक्सी अम्ल है हाइपोफ्लोरस अम्ल, सूत्र है HOF। उसी तरह से क्लोरीन का है हाइपोक्लोरस अम्ल, सूत्र है HOCl। उसी तरह से ब्रोमीन का ऑक्सी अम्ल है हाइपोब्रोमस अम्ल, HOBr। उसी तरह से आयोडीन का ऑक्सी अम्ल है हाइपोआयोडस अम्ल, HOI। ठीक, देखो तो ये अब इस यहाँ तो अब फ्लोरीन का पूरा हो गया। फ्लोरीन के सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल ही मिलते हैं और वो भी हाइपोफ्लोरस अम्ल ही मिलता है। इसके अलावा जो क्लोरीन है उसके क्लोरीन के 4 ऑक्सी अम्ल आपको देखने को मिलेंगे। पहला है हाइपोफ्लोरस अम्ल, दूसरा है क्लोरस अम्ल, तीसरा है क्लोरिक अम्ल और चौथा है परक्लोरिक अम्ल। पहला है हाइपोक्लोरस अम्ल, सूत्र है HOCl। दूसरा है क्लोरस अम्ल, सूत्र है HOClO। उसके बाद तीसरा है क्लोरिक अम्ल, सूत्र है HOClO2। उसके बाद चौथा है परक्लोरिक अम्ल, सूत्र है HOClO3। ठीक, तो यहाँ पे क्लोरीन के 4 ऑक्सी अम्ल के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि जो क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल हैं उनका स्ट्रक्चर क्या क्या है। ठीक, उनके स्ट्रक्चर क्या क्या है, उनका बॉन्ड एंगल कितना कितना है, ये सभी आपको देखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद ब्रोमीन के ऑक्सी अम्लों के बारे में देखें तो ब्रोमीन का ऑक्सी अम्ल है आपका हाइपोब्रोमस अम्ल, HOBr। उसके बाद है ब्रोमिक अम्ल, HOBrO2। उसके बाद तीसरा है आपका परब्रोमिक अम्ल, सूत्र है HOBrO3। ये आपके ब्रोमीन के ऑक्सी अम्ल है। उसके बाद आयोडीन के ऑक्सी अम्लों को देखें तो हाइपोआयोडस अम्ल, HOI। उसके बाद और है आयोडीन का ऑक्सी अम्ल आयोडिक अम्ल, HOiO2। उसके बाद है पर आयोडिक अम्ल, HOiO3। तो इस तरह से इसको आपको याद करना है कि फ्लोरीन के ऑक्सी अम्ल कितने हैं, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल कितने हैं और ब्रोमीन के ऑक्सी अम्ल कितने हैं और आयोडीन के ऑक्सी अम्ल कितने हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्लोरीन के जो ऑक्सी अम्ल है उनकी संरचना सूत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्लोरीन का ऑक्सी अम्ल है हाइपोक्लोरस अम्ल, सूत्र है HOCl, सूत्र है HOCl। ये है अणु सूत्र HOCl। तो यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम है आपका क्लोरीन। क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में होते हैं। इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे O और H आएगा ना, OH आएगा। हाँ, तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। क्लोरीन क्या है आपका यहाँ पे केंद्रीय परमाणु है। केंद्रीय परमाणु कौन सा है? क्लोरीन है। तो इस कारण क्लोरीन में यहाँ पे संकरण भी पाया जाता है। क्लोरीन में sp3 संकरण पाया जाता है। यहाँ पे क्लोरीन में कौन सा संकरण उपस्थित है? sp3 संकरण। ठीक, कौन सा संकरण उपस्थित है? sp3 संकरण। तो यहाँ पे 3 और 1 4 कक्षक बनेंगे, है ना। 3 और 1 कितना? 4 हो गया। तो 4 यहाँ पे कक्षक बनेंगे, जिनमें से 3 जो आपके कक्षक होंगे, 3 कक्षक क्या होते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दर्शाते हैं। या फिर यहाँ पे ये बात करें कि क्लोरीन जो आपका सेंट्रल एटम है वो और क्या है? sp3 संकरण दर्शा रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहेंगे और जो चौथा इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो क्या है? बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है? बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा बंध बना रहा है? सिंगल बंध है, तो क्या है? सिग्मा बंध है। ठीक, यहाँ पे जो आपका हाइपोक्लोरस अम्ल है HOCl है, उसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? क्लोरीन है। क्लोरीन 7 बंध बनाता है और यहाँ पे जो क्लोरीन है sp3 संकरण दर्शा रहा है। sp3 संकरण दर्शा रहा है, इस कारण यहाँ पे 4 संकरित कक्षक यहाँ पे क्या है? उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे 4 संकरित कक्षक क्या है? बने हुए हैं, जिनमें से 3 जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दर्शाते हैं और जो चौथा होता है वह क्या? वह बॉन्ड पेयर या फिर बंध युग्म को दर्शाता है। ठीक, चौथा कक्षक बंध युग्म को दर्शाता है। यहाँ पे जो है इस कारण यहाँ पे सिंगल बंध बना है और ये सिग्मा बंध को दर्शा रहा है। ठीक, अब हाँ, तो इनकी संरचना कैसी है? इनकी संरचना जो है आपकी रैखिक है। HOCl की संरचना कैसी है? रैखिक है। अब क्लोरीन के दूसरे ऑक्सी अम्ल के बारे में देखेंगे, जो है क्लोरस अम्ल। क्लोरीन के दूसरे ऑक्सी अम्ल है क्लोरस अम्ल, HOClO। ठीक, अणु सूत्र है HO
HO सिंगल बॉन्ड Cl और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पे हमें पता है क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, डबल बॉन्ड। उसके बाद और बचा आपका 1 इलेक्ट्रॉन, वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। बाहर से हाइड्रोजन है, इस कारण यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनाएगा, है ना। उसके बाद अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, अब आपके पास और 4 इलेक्ट्रॉन बच गए जो यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दर्शाते हैं। ठीक, यहाँ पे स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना है, देखो क्लोरीन जो है एक सिरे से ऑक्सीजन से जुड़ा है, दूसरे सिरे से ऑक्सीजन से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन उपस्थित है, इस कारण सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ अटैच हो गए हैं, अब बचा है 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दर्शाएंगे। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात की जाएगा तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे जो है आपका बंद कोण 111, बॉन्ड एंगल 111 डिग्री है, 111 अंश है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्लोरीन के तीसरे अक्षीय अम्ल की। तो तीसरा अक्षीय अम्ल है आपका क्लोरिक अम्ल। तीसरा अक्षीय अम्ल कौन सा है, क्लोरिक अम्ल। तो चौथा है आपका पर क्लोरिक अम्ल। चौथा कौन सा है, पर क्लोरिक अम्ल, है ना। सूत्र क्या होता है इसका, इसका सूत्र होता है आपका HOClO3। ठीक, HOClO3, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम तो क्लोरीन है। क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है जो क्लोरीन है आपका 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और एक बॉन्ड से आपका OH से जुड़ा है। क्लोरीन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। कितने ऑक्सीजन से, 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है और एक OH ग्रुप से, OH। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2 4, 2 6, 1 7। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इस ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। इस ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी है, तो एक हाइड्रोजन आ गया है, इसका मतलब इसका एक बॉन्ड बन गया है। देखो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्ष में। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को डाला है, इसका मतलब ये है कि ये एक बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ गया है। अब बाकी यहाँ पे जो बचा है, एक इलेक्ट्रॉन और बच गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे अणु के साथ या फिर दूसरे किसी परमाणु के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 2, 2 4, 1 5 और यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हो गया 6। अब यहाँ से क्लोरीन से जुड़ जाएगा और इस तरह से अपना क्या करेगा, जो अष्टक है वो पूरा करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी संरचना बनी है चतुष्फलकीय। ठीक, यहाँ पे कौन सी संरचना बनी है, चतुष्फलकीय। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक भी नहीं है, एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे नहीं है। हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन को देख रहे थे तो हम लोग ये कर रहे थे कि यहाँ पे जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो तो आपका बंध बनाने में भाग नहीं लेते, है ना। तो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं तो आकृति को डिसाइड भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं करेंगे। ठीक, तो ये हो गया परक्लोरिक अम्ल का। यहाँ पे जो आकृति है आपकी चतुष्फलकीय है। बंध कोण की बात करें तो यहाँ पे 109 मतलब 109 बंध कोण कितना बना है, 109 अंश
28 सेकेंड या फिर 109 डिग्री 28 सेकेंड कह सकते हैं हम लोग। ठीक, अब आगे देखते हैं समूह 18 के तत्व के बारे में। तो सामान्य परिचय देखते हैं। पहला, समूह 18 के तत्व आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व कहलाते हैं। सबसे लास्ट के ये तत्व हैं, सबसे आवर्त सारणी में सबसे आखिरी में इनको रखा गया है। ठीक, इस समूह में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 6 है, जो क्या है? निम्न है, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जीनान है एवं नियान या रेडान है। ठीक, यहाँ पे नियान डबल आ गया है, ये नहीं रहेगा। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान और जीनान और रेडान रहेगा। ठीक है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये सभी जितने भी तत्व हैं वो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में। इस समूह को इन तत्वों की गुणों के आधार पर अनेक नाम रखते हैं। जो 18 समूह है आपका, इसे प्रकृति में इनकी उपलब्धता बहुत कम है, इसलिए इसे दुर्लभ गैसें भी कहते हैं। जो आपके अक्रिय गैस हैं, जो आपके हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान है, वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस कारण इन्हें दुर्लभ गैसें कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की स्थिति। अक्रिय गैसों की खोज जो थी, अक्रिय गैसों की खोज मेडलिप ने जब अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी उसके बाद हुई। मतलब अक्रिय गैसों की खोज कब? मेडलिप ने जो आवर्त सारणी पहले प्रस्तुत की थी उसके बाद अक्रिय गैसों की खोज हुई। तो एक साइंटिस्ट थे आपके रैमजे ने क्या किया, जो आवर्त सारणी थी, मेडलिप की आवर्त सारणी थी, उसमें अंत में लास्ट में, ठीक है, लास्ट के समूह में शून्य समूह रखा, नाम दिया और इन जो तत्व थे उनको वहाँ पे रखा। ये हीलियम, नियान, आर्गन को कहाँ पे रखा? शून्य समूह नाम दिए, तत्व जो ग्रुप था उसका नाम शून्य समूह और उनमें तत्वों को रखते गए। ठीक, अब आगे देखते हैं प्राप्ति स्थान। प्राप्ति स्थान मतलब जो आपके उत्कृष्ट गैसें हैं या फिर शून्य समूह के जो तत्व हैं वो प्रकृति में कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। तो देखो जो आपके तत्व हैं वो आपको वायु में मिलेंगे। मतलब रेडान के अतिरिक्त इस समूह की सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में अल्प मात्रा में उपस्थित हैं। देखो उत्कृष्ट जो गैसें होती हैं उनका अष्टक पूरा होता है तो ये हमें स्वतंत्र रूप से मिल जाते हैं। ठीक, तो इस कारण ये हमें वायु में मतलब वायु में बहुत सूक्ष्म मात्रा में क्या होती है, इनकी उपस्थिति होती है। तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, इन्हें अक्रिय निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं। इस समूह के तत्वों में संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है, अतः इन्हें शून्य समूह के तत्व कहते हैं। इन समूह के जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। इस कारण ये किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया नहीं दर्शाते हैं। ठीक, अब देखते हैं प्राकृतिक गैस हीलियम का मुख्य स्रोत अमेरिका तथा कनाडा में पाई जाने वाली प्राकृतिक गैसें हैं। मतलब प्राकृतिक गैस में आपको ये जो हीलियम है कहाँ? अमेरिका तथा कनाडा में। अमेरिका तथा कनाडा में पाई जाने वाली प्राकृतिक गैसों में हीलियम आपको कितना प्रतिशत मिलेगा? 2.7% तक उस वहाँ पे मिल जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं खनिज। तो हीलियम, नियान हीलियम और नियान रेडियोधर्मी यूरेनियम एवं थोरियम के सभी खनिजों, हीलियम तथा जो नियान होता है आपका, हीलियम और नियान, ये यूरेनियम और थोरियम के जो विभिन्न प्रकार के खनिज है जैसे क्लेवाइट, यूरेनाइट, थोरियानाइट, मोनाजाइट, पिंच ब्लेडी आदि में पाए जाते हैं। मतलब हीलियम और नियान जो है कुछ मात्रा में यूरेनियम एवं थोरियम के जो खनिज हैं आपके उनमें मिलते हैं। ठीक, तो उसके बाद जलप्रपात हीलियम, नियान तथा आर्गन सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जलप्रपात में, झरनों के पानी में क्या होती है? घुली हुई रहती है। हीलियम, नियान, आर्गन ये क्या होती है? सूक्ष्म मात्रा में जो समुद्र है, जो झरने हैं, जो जलप्रपात है उनमें क्या होती है? घुली रहती है। अब आगे देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पता ही है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। जैसे कि हीलियम की बात करें तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s2। नियान की बात करें तो नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s2 2s2 2p6, है ना। मतलब इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो 2s2 2p6 है। मतलब H2
मतलब NH2 और NP6 होता है। सभी में क्या होता है, NH2 NP6, किसको छोड़ करके, हीलियम को छोड़ करके। ठीक, ये हीलियम जो होता है अपना द्विक पूरा कर लेता है, लेकिन बाकी जो तत्व होते हैं अपना अष्टक पूरा करते हैं, NH2 NP6 NH2 NP6 NH2 NP6। ठीक है, इस प्रकार से होता है।